पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं जिन 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमारे संवाददाता लगातार ब्यूरो हेड अमरेंद्र बने हुए हैं। लेकिन हम लखीमपुर खीरी सीट को लेकर के बात करें, वहां पर भी अजय मिश्रा टेनी को किस तरीके से मौका दिया गया है। राजधानी लखनऊ से बात करें तो राजनाथ सिंह को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, देखिए उन्नाव की बात करें, साक्षी महाराज लगातार अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक तरफ पार्टी ने उनका एक बार फिर कहीं ना कहीं विश्वास जताया है। वही फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर के, साध्वी निरंजन ज्योति के टिकट को लेकर के लगातार बड़ी आपाधापी थी, लेकिन आखिरकार पार्टी ने उन पर भी एक तरीके से कहा जाए कि फिर से मौका एक बार दिया है और अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से वो भी आश्वस्त नजर आ रही हैं। वहीं बात करें जिस तरीके से अन्य जिलों की, आगरा से एसपी सिंह बघेल को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को एक बार फिर कहीं ना कहीं पार्टी ने मौका दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। वहीं दिल्ली से बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की जिस तरीके से बात करें, छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरीके से जब अगर 11 सीटें हैं जिसमें अगर बीजेपी के पास अभी 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, 2 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस है, जो उस पर भी प्रत्याशी जो हैं वो सोच समझ करके पूरे मंथन के साथ उतारे हैं। और सबसे बड़ी बात जब लोगों की नजरें थी मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, शिवराज सिंह चौहान को भी पार्टी ने कहीं ना कहीं मौका दिया है और विदिशा से पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो लगातार यह बात हो रही थी कि अब क्षेत्रीय से अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में अब शिवराज सिंह को एक राष्ट्रीय राजधानी के परिदृश्य में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं कुछ बड़े नामों को लेकर के लगातार बात करें, गौतम बुद्ध नगर से जिस तरीके से बात करें, डॉक्टर महेश शर्मा को एक बार फिर से पार्टी ने कहीं ना कहीं मौका दिया है। वहीं दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से प्रवीण खंडेलवाल की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, वहीं बांसुरी स्वराज की बात करें, तो लगातार इन नामों को लेकर के तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही थी आखिरकार, लेकिन कुछ नाम पहले से ही डिसाइड थे और निर्धारित थे, क्योंकि अब फतेह जो करना है वो बीजेपी अब की बार 400 के पार, और इसकी बानगी साफ तौर पर जो 195 नाम जो सामने आए हैं, जो लिस्ट घोषित की गई है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए बीजेपी का मिशन 400 पार और सेनापति पूरी तरीके से तैयार है और वो सेनापति उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी तैयार हैं। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरेंद्र जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो हेड, और साथ ही साथ अरुण भी हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं। मैं एक बार नीरज के पास आऊंगा। नीरज श्रीवास्तव, जिस तरीके से आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लोगों को नाम को लेकर के लोगों में कौतूहल बना था और आखिरकार तमाम अटकलों पर कहीं ना कहीं विराम लगा। नीरज, देखिए बिल्कुल आलोक जी, आज कहीं से कहीं जिस तरह से जो सूची जारी हुई है उसने ये तो साबित कर दिया है कि बीजेपी जो है पूरी गेम प्लानिंग जानती है और किस तरह से कहाँ खेलना है उसको अच्छे से पता है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यदि बात करें तो उनके नाम को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि वो विदिशा से चुनाव लड़ाया जाएगा या उन्हें छिंदवाड़ा भेजा जाएगा या भोपाल उनको जो है भोपाल से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन तमाम अटकलों के बीच विदिशा उनका जो है नाम फाइनल हो गया है। हालांकि अब ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय नेतृत्व अब केंद्र में ले जाएगा और एक बड़ी जिम्मेदारी भी जो है दे सकता है। बीजेपी का जो 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं उस पर बीजेपी काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की सूची की बात करें तो जिस तरह से जो सूची जारी हुई है उसमें 4 महिलाओं को लिया गया है, लेकिन माना यह जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लिया जाएगा, युवाओं को लिया जाएगा और नए चेहरों की बात की जाए तो नए चेहरे को भी लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 11 नए चेहरे इसमें जो है शामिल है पूरी सूची में। जिस तरह से जो आलोक शर्मा है वो पहले महापौर रह चुके हैं, इसके पहले विधानसभा का जो चुनाव है वो भी लड़ चुके हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी ने लोकसभा में उन पर फिर से भरोसा जो है जताया है और उनको भोपाल से जो है टिकट दिया है। हालांकि आलोक शर्मा इसलिए मुख्य नाम है क्योंकि जब वो बीजेपी से जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो जो आरिफ मसूद की जो परंपरागत सीट है वो जो उनसे आज तक बीजेपी नहीं छुड़ा पाई, वहां से चुनाव लड़े थे तो वहां से उनका हारना निश्चित था। तो कहीं ना कहीं उनको एक मौका दिया है पार्टी ने और वो कहीं ना कहीं पार्टी का जो है धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन उसमें उनको फिर से एक बार मौका दे दिया गया है। तो पूरी जो है बिसात अब बीजेपी ने बैठा दी है, लगभग 24 सीट, पूरी 24 सीटों पे जो नाम है बीजेपी ने क्लियर कर दी है।
अब कुछ सीटें बची हैं, उनको होल्ड पे रखा हुआ है, जिनमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। बिल्कुल, अब बाकी की सीटों का कहीं ना कहीं इंतजार रहेगा, लेकिन अभी जो 195 नाम आए हैं उन पर हम लगातार अपने बड़े पैनल के साथ मंथन कर रहे हैं। तमाम हमारे संवाददाता जुड़ गए, छत्तीसगढ़ से भी हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण, जिस तरीके से अगर बात करें, सरोज पांडे जैसे कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के लगातार ये पहले से क्या लगाए जा रहे थे कि ये नाम तो फाइनल होना, और वैसे लिस्ट आई और अब चीजें सामने है। बिल्कुल आलोक, जिस तरह से TV27 में 2 दिन पहले ही हालांकि दिखाया था 3 से 4 सीटों में, जैसे राजनांदगांव से संतोष पांडे, कोरबा सरोज पांडे, कांकेर से भोजराजनाथ और बिलासपुर से टोकन साहू का हमने अंदेशा जताया था। ठीक वैसे ही TV27 की खबरों पर मुहर लगी और भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा एक भारतीय जनता पार्टी की मुहिम थी 400 पार का, उस हिसाब से पूरे 11 सीटों पर जो है तो आज ऐलान कर दिया है, जिसमें बस्तर से जो है तो महेश कश्यप को टिकट मिला है, वहीं सरगुजा से चिंतामणि महाराज को टिकट दिया गया है, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया है, तो वहीं जांजगीर चांपा से कमलेश जागड़े को टिकट दिया गया है। अगर दुर्ग की बात करें, चूंकि दुर्ग एक सामान्य वर्ग का एरिया है, इसमें जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं, तो दुर्ग से विजय बघेल को जो है तो बीजेपी ने टिकट दी है। वहीं रायपुर से अगर बात करें तो रायपुर में ब्रिजमोहन अग्रवाल हालांकि अभी डिप्टी सीएम भी है छत्तीसगढ़ के, जहां इनको भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताते हुए सांसद की भी टिकट दी है। सबसे बड़ी बात आलोक कि ये एक ऐसे राजनीतिक स्वच्छ छवि के राजनेता है, इनमें किसी तरह के कोई दाग नहीं, जनसेवा को लेकर हमेशा जो है तो समर्पित रहते हैं और लगातार जनता से जो है इनका सीधा जुड़ाव रहता है। और यही अगर बात करें तो माफ करिएगा भोजराजनाग, ये पूर्व विधायक अंतागढ़ के थे और इनकी भी लगातार जो जमीनी हकीकत की जो छवि है, जनता से सीधा जुड़ा और जनता के समस्याओं को लगातार विधायक रहते हुए भी ना रहते हुए भी सुनना तथा लगातार शासन प्रशासन से जो मांग है जनता की पूरी करना, कहीं ना कहीं जो रणनीति है बीजेपी को काम करते दिख रही है। और पूरे 11 सीटों पर जिस तरीके से प्रत्याशी उतारी गई है, तो इसमें कांग्रेस को भी अब लंबा नुकसान, हालांकि अंदेशा जो जताया जा रहा है कि अगर जिस तरीके से प्रत्याशी भाजपा ने उतारी है, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में खाता भी खोलना जो है संभव की बात है। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें, उस पर भी TV27 न्यूज की लगातार नजर है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर नीरज श्रीवास्तव बता रहे हैं पर्पल का अपडेट, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य 80 सीटों का हाल, जिसमें अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, बाकी का ऐलान होना बाकी है। अमरेंद्र हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। अमरेंद्र, कुछ सीटों को लेकर के जरा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। यहां पर जो नाम सामने आ रहे हैं, कैराना से प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर संजीव बालियान, नगीना ओम कुमार, रामपुर घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवरसिया, नोएडा से महेश शर्मा। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो मथुरा से हेमा मालिनी और एटा से राजवीर सिंह, और खीरी की सीट की अगर खास करके मैं बात करूं तो अजय मिश्रा टेनी नाम काफी विवादों में रहा, सुर्खियों में रहा, उसके बाद लेकिन पार्टी ने मौका दिया है। आलोक, देखिए नाम के विवाद की जहां तक बात है, अजय मिश्रा टेनी जी के नाम पर विवाद करते हैं दो, एक तो विपक्ष के लोग विवाद करते हैं, विपक्ष के लोगों ने विवाद किया, विपक्ष के लोगों ने उनसे आरोप जड़े, आरोप के बाद में मामला उनके बेटे को लेकर था, वो न्यायालय में गया और न्यायालय मामला है, उनके बेटे को न्यायालय ने जमानत दी। लेकिन बात अगर हम राजनीति की करें तो अजय मिश्रा टेनी जिस लखीमपुर खीरी से आते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 विधानसभा सीटें जीती है। तो जब अजय मिश्रा टेनी अगर विलन होते, अजय मिश्रा टेनी अगर जो है वो विवादित होते, जनता की नजरों में खराब होते, तो लखीमपुर खीरी से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में बुरी हार का सामना करना, बड़ी हार का सामना करना पड़ता। लेकिन क्योंकि लखीमपुर खीरी जनपद की 8 विधानसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्रा टेनी के होते हुए 8 की 8 विधानसभा जीत के आती है, तो ऐसे में लाजमी था कि अजय मिश्रा टेनी को दोबारा मौका मिलता, और भारतीय जनता पार्टी ने वो मौका अजय मिश्रा टेनी को दिया है। कि सिर्फ अजय मिश्रा टेनी को ही नहीं, लखीमपुर खीरी की ही दूसरी सीट जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के भी लगते हैं, धारारा लोकसभा सीट, वहां से रेखा वर्मा को दोबारा नंबर मिला है, दोबारा मौका मिला है। सीतापुर सीट से राजेश वर्मा को दोबारा मौका मिला है, हरदोई से जयप्रकाश रावत को दोबारा मौका मिला है, मशरक से अशोक रावत को दोबारा मौका मिला है। तो आप मान के चलो कि ये जो बेट है लखीमपुर खीरी से शुरू होकर, शाहजहांपुर से शुरू होकर और उस सागर के दोबारा मौका मिला है, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, धौरहरा, इस पूरे बेट में सभी को रिपीट किया गया है। और बात अगर हम अजय मिश्रा टेनी की करें तो जिस लखीमपुर खीरी सीट से अजय मिश्रा टेनी आते हैं, वहां जो विवाद था, उस विवाद के बाद जो राजनीति सामने आई थी, उस राजनीति के तहत कहा जाता था कि लखीमपुर खीरी में किसान बहुत खिलाफ है अजय मिश्रा टेनी के। तो अगर किसान खिलाफ हुए होते, लखीमपुर खीरी के किसान, तराई के किसान अगर उनके खिलाफ होते,
तो अजय मिश्रा टेनी जी के जनपद में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते थे आलोक जी। शायद इसी का इनाम, इसी का पुरस्कार और इसी का विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी ने अजय मिश्रा टेनी पर, और दोबारा उनको सांसद बनने के लिए टिकट। बिल्कुल अमरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की क्या आपने एनालिसिस करी है? बड़ी आसानी से आपने हमारे दर्शकों को समझाया। अमरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार नीरज श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे, भोपाल ब्यूरो हेड हमारे साथ हैं जी, और इसी के साथ साथ मैं एक बार नीरज के पास चलूंगा। नीरज, लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते को नाम को लेकर के बड़ी तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि नाम होगा, अब अगला क्या होगा, जिस तरीके से उन्हें विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। देखिए बिल्कुल आलोक जी, साफ बात है कि जब फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं आबादी का बड़ा चेहरा है, तो उनको जब चुनाव लड़ाया गया विधानसभा चुनाव, तो ये तभी तय कर दिया गया था कि जिन लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा वो यदि हार जाते हैं तो उनको पार्टी कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो चुनाव हारे विधानसभा का, और उनको अब कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया है, उनको अब सांसद का जो है फिर से चुनाव लड़ने का मौका उनको जो है मिल गया है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, हालांकि वो राज्यसभा सांसद है और इसके अभी उनके भी 4 साल पूरे बचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उनकी सीट जरूर बदल दी है। जो गुना सीट पर वो पहुंचे हैं, जहाँ ग्वालियर से लड़ने की उनकी बातें चल रही थी, ग्वालियर से लड़ेंगे, लेकिन ग्वालियर से जो है नारायण सिंह कुशवाहा को जो है मौका दिया गया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब गुना सीट से जो है चुनाव लड़ने वाले एक बड़ा चेहरा है, और कहीं ना कहीं जो गुना संसदीय क्षेत्र है, शिवपुरी गुना जो लोकसभा क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं सिंधिया की घूमती रहती है। चाहे राजमाता सिंधिया की बात कर ली जाए या सुंदरराज सिंधिया की बात कर ली जाए या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ली जाए, तो तमाम पूरा परिवार जो है उस जगह से काफी भावनात्मक रूप से उनका जुड़ाव है उस क्षेत्र से, तो इसके कारण कहीं ना कहीं उनको मुनासिब किया गया है। शिवराज सिंह चौहान की यदि हम बात करें तो विदिशा से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसका बड़ा कारण ये भी है कि विदिशा से यदि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं तो एक काफी बड़ा चेहरा है। आज भी एक पब्लिक फिगर के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माने जाते हैं। जिस तरह से कई बार वीडियोज भी इस तरह से वायरल हुए कि वो आज वो कहीं बाहर निकलते हैं तो जनता उनको देखने के लिए, सुनने के लिए काफी ललायत रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर वो विदिशा से लड़ते हैं तो आसपास की जो सीटें हैं उनको भी वो कवर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो उस जगह का जो जनाधार है वो बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल नीरज मैं आपके पास आऊंगा, अपने दर्शकों को बता रहे हैं, अरुण भी लगातार रायपुर से बने हुए हैं, नीरज जी हमारे साथ बने हुए हैं, अमरेंद्र प्रताप जी भी बने हुए हैं, और पंकज वानखेड़े लगातार देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पंकज, अगर लगातार जिस तरीके से नामों के ऐलानों के बाद, चाहे वो अन्य राज्यों की बात करें, असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे वो गुजरात की बात करें, पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, जिस तरीके से नाम सामने आए हैं, काम जिन्होंने किया है उनको पूरी तरीके से मौका, ये एक संदेशा, ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बेशक आलोक, देखिए अगर आप लगातार कयास इसके पहले लगाए जा रहे थे कि कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज जो लिस्ट आई उसमें साफ बताया गया कि लगभग जितने भी क्षेत्र के या जिस लोकसभा क्षेत्रों के नाम उम्मीदवारों के ऐलान हुए, लगभग तमाम मंत्रियों के नाम आए हैं। एक नाम छोड़ दूं तो मैं रामेश्वर तेली जो डिब्रूगढ़ से सांसद है उनका नाम कटा है, उनकी जगह पे सर्बानंद सोनोवाल का नाम आया है, वो असम से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं डिब्रूगढ़ से। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के लगभग सभी नाम प्रत्याशी बदले गए हैं, 2 को छोड़ के संतोष पांडे और दूसरा विजय बघेल। उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग जो है दिल्ली का है। दिल्ली की बात करूं तो लगातार देखिए जो 5 सीटों का ऐलान हुआ है उसमें से सिर्फ 2 ही जो उम्मीदवार है वो कंटिन्यू किया गया है। एक तो दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, उनको रिपीट किया गया। उसके अलावा तीनों सीटें चांदनी चौक हो, नई दिल्ली हो या पश्चिम दिल्ली, तीनों जगह पे नए चेहरे उतारे गए हैं। कमलजीत सरावत को पश्चिमी दिल्ली से मौका दिया गया है, और सबसे इंटरेस्टिंग जो नाम निकल कर आया है वो नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, उनको मौका दिया गया है, और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को। ये एक नाम दिल्ली से बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। और लगातार देखिए जो अगर ओवरऑल अगर आप इसकी तमाम जो लिस्ट है उसकी अगर विस्तार से अगर बात करें तो अगर समराइज किया जाए
तो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें है कि बीजेपी ने लगभग 51 पश्चिम बंगाल से, माफी चाहूंगा, उत्तर प्रदेश से 51 नामों का ऐलान किया, पश्चिम बंगाल से 26, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15 और मध्य प्रदेश में देखिए 24 अनाउंसमेंट किया, 5 सीटें बची हैं और 5 में सबसे नजरें जो है महत्वपूर्ण सीट छिंदवाड़ा पे लगी है कि छिंदवाड़ा से कौन उम्मीदवार होगा नकुलनाथ के खिलाफ, क्योंकि कमलनाथ ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वो इंटरेस्टिंग होगा। छत्तीसगढ़ से 11 सीट उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। अब दिल्ली में 2 सीटें हैं, वो इंतजार होगा कि वहां से कौन होगा उम्मीदवार, क्योंकि दो सीटें बची हैं। उसके अलावा अगर बात हो गोवा से लगभग त्रिपुरा से 2 सीटें बची है, अंडमान निकोबार से पूरा हो गया, दमनदीप से हो गया और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से 3 हुए, 2 बाकी हैं। वो भी इंटरेस्टिंग है और मतलब इस तरह से देखा जाए और तमाम जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनको भी मौका दिया गया। 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनको भी मौका दिया गया है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी है ही, इसके अलावा बड़े चेहरों की बात करूं तो स्मृति ईरानी इसमें है, धर्मेंद्र प्रधान इसमें है, इसके अलावा नितिन गडकरी, माफी चाहूंगा नितिन का ऐलान अभी नहीं है लेकिन वो भी इस लिस्ट में होंगे। तो तमाम ऐसे नाम है जिसका ऐलान अब इस लिस्ट में हो चुका है। अब इंतजार है कि जो दूसरी लिस्ट 6 मार्च को जो सीसी की बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, वो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो ऐसी सीटें होंगी जहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। क्योंकि अंदाजा हम यही कयास लगा रहे थे कि जो पहली लिस्ट आएगी वो कमजोर सीटों की आएगी, लेकिन जो लिस्ट आई है वो मजबूत सीटों की आई है, जहां पे बीजेपी का अच्छा दबदबा रहा हो वैसे सीटों का है, जो रिपीटेशन है उन सीटों का आया है। तो अब जिनका मैक्सिमम टिकट जो कटेगा वो अब दूसरी लिस्ट पे समझ में आएगा किन किन लोगों का टिकट कटता है लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, एक मैसेज भी कहीं ना कहीं देने की कोशिश की गई है। एक बार मैं रायपुर की ओर रुख करूंगा जहां पर अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, बृजमोहन अग्रवाल को लगातार जिस तरीके से पार्टी ने मौका दिया है, पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं लगातार किस तरीके से साफ तौर पर, और उनको भी पार्टी ने कहीं ना कहीं मौका दिया है। देखिए आलोक, सबसे पहले अपने दर्शकों को साफ तौर समझा देना चाहता हूँ, जो पुराने नेता इनमें से 11 में से पुराने नेता है बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, संतोष पांडे, सरोज पांडे, ये पुराने नेता है। इसमें वरिष्ठ है बृजमोहन अग्रवाल। तो बृजमोहन अग्रवाल की जो बैकग्राउंड है, राजनीतिक जो है पकड़ है, जनता से इनका सीधा संबंध है और इनका जो कार्य करने की शैली है वो बहुत ही जनता को ज्यादा भाता है, जनता के बीच में जो ज्यादा लोकप्रिय है, इस कारण से इनको जो है वो किया है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें चिंतामणि महाराज की, चिंतामणि महाराज जो है सरगुजा से बनाए गए हैं। इनका अभी हाल ही में दर्शकों को साफ तौर बता देना चाहिए, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में जो है तो इनको बीजेपी ने भरोसा जताते हुए वापस फिर से लोकसभा की टिकट दी है। और हालांकि जब कांग्रेस की अगर बात करें, इनकी कांग्रेस के रहते इनकी बैकग्राउंड इनकी भी बेहतर तरीके से, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे करके एक एक करके खत्म हो रही, जिस कारण से इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा था और इनको जो है तो बीजेपी ने इनको भरोसा करके और फिर से एक बार टिकट दी है। वहीं अगर बात करते हैं टोकन राम साहू, तो ये बीजेपी के एक बार विधायक रह चुके हैं। इनका जो काम करने का तरीका है एक अलग यूनिक तरीका है, जनता से जन सुनवाई लगाते हैं, जनता से सीधे संवाद करते हैं। इसमें छवि है वो बहुत बेहतर तरीके से छवि है। वहीं अगर बात करें हम राधेश्याम राठिया की, लंबे टाइम की विधानसभा में है, इनकी जो जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाना, शासन प्रशासन तक पहुंचाना, जनता के समस्याओं का समाधान करना, इनकी जो कहीं ना कहीं वफादारी है बीजेपी के, जो वफादारी है कैसी भी, क्योंकि एक बड़ी पुराने नेता है जिस तरीके से लगातार 89-90 के टाइम पे बीजेपी जो सिंगल पड़ी, तब भी ये वफादारी साथ बीजेपी के साथ जुड़े रहे, जहां इन्होंने बीजेपी ने इनाम के तौर पर इनको भी टिकट दिया है। अगर बात करें अगर बृजमोहन अग्रवाल के वापस, तो बृजमोहन अग्रवाल की अगर बात करें, जातिगत समीकरण मायने रखता है लोकसभा चुनाव। बिल्कुल अरुण, आपने सही कहा, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण कहीं ना कहीं बिठाने की सामंजस्य उनमें कोशिश की गई है। एक बार अमरिंदर के पास आएंगे। अमरिंदर, अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, देखिए वाराणसी से नरेंद्र मोदी की बात करें, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हम 51 उम्मीदवारों की नाम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कैराना से प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर से संजीव बालिया, नगीना से ओम कुमार, रामपुर से घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर राजकुमार चहर, एटा से राजवीर सिंह, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर से अरुण सागर, लखीमपुर से अजय मिश्रा टेनी, धौरहरा से रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, मिश्रिक से अशोक रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, लखनऊ से राजनाथ सिंह। ये वो नाम है बड़े जिन पर एक बार पार्टी ने फिर कहीं ना कहीं भरोसा जताया है। एक बार नीरज श्रीवास्तव की ओर रुख करेंगे। नीरज, जिस तरीके से पंकज भी कह रहे थे कि अभी कुछ नामों को लेकर, चाहे वो विदिशा के नामों को लेकर के बात करें, शिवराज सिंह का नाम सामने आया, भोपाल की बात करें, आलोक शर्मा को पार्टी ने मौका दिया, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो चरम है वो है
छिंदवाड़ा सीट को लेकर के जो एक रोमांच बना हुआ है, नहीं लग रहा है नीरज? देखिए काफी रोमांच बना हुआ है और ये तब से बना हुआ है जब एक अटकलें शुरू हुई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तभी से पूरी सीट पर कसमस बनी हुई थी कि आखिर इस सीट से कौन लड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी इस सीट से लड़ने के लिए चला कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगी। लेकिन अभी छिंदवाड़ा की सीट को जो है डिसाइड नहीं किया गया है, कुछ सामने नहीं लाया गया कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। कुछ सीटें होल्ड की गई है। लेकिन एक खास बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से गुना की जो सीट है केपी यादव को वहां से हटाया गया है, ये वही केपी यादव हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है कांग्रेस में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तब गुना से हराया था और अब उनका टिकट ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर की जगह गुना से टिकट दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़े थे, उन 7 केंद्रीय मंत्री में से जो हार गए थे उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते को जो है टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा देखा जाए जो विधायक बन गए थे, जो जीत गए थे, जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर की जगह जो है शिव मंगल सिंह जो है उनको टिकट दिया गया। जातिगत समीकरण यहाँ पर भी संभाला गया है। नरेंद्र सिंह तोमर की जगह जो शिव मंगल सिंह तोमर है उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा सीधी की बात करें तो सीधी से राजेश मिश्रा को टिकट दिया गया है, जहां से रिंकी पाठक पहले सांसद थी और अब वो वहां से विधायक है। इसके अलावा बात करें होशंगाबाद की तो दर्शन सिंह चौधरी को जो है टिकट दिया गया। दर्शन सिंह चौधरी किसान नेता हैं, किसानों के लिए हमेशा अपनी आवाज भी बुलंद करते रहे और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं किसानों को साधने के लिए दर्शन सिंह चौधरी को जो है टिकट दिया गया है, जो जहां से पहले उदय राव प्रताप सिंह जो कि शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, वो जो है सांसद थे। इसके अलावा सभी सीटों में एडजस्ट भी किया गया है और कहीं ना कहीं फग्गन सिंह कुलस्ते को एडजस्ट किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदिशा से चुनाव लड़ना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं ना कहीं विदिशा का जो पूरा बेल्ट है उसको वो कवर कर सकते हैं, उसके आसपास की लोकसभा है उसको भी वो प्रभावित कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल विदिशा, गुना, छिंदवाड़ा के क्या कुछ राजनीतिक समीकरण थे नीरज बता रहे थे। पंकज के पास एक बार फिर रुक करेंगे। पंकज वानखेड़े, जब ओवरऑल जब राज्यों को लेकर के बात कर रहे हैं, जब प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, 195 नाम है और उन नामों को देखते हुए साफ तौर पर सामने लग रहा है, हम लोग इतनी देर से लगातार नामों को लेकर के मंथन कर रहे हैं, पुराने चेहरों पर कहीं ना कहीं भरोसा जताया है और हारी सीटों पर नए नाम सामने आए, इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है। बिल्कुल बेशक। देखिए आलोक, लगातार जिस बात को हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे थे कि क्या बीजेपी जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान चौंकाती नजर आई और पहली लिस्ट जो निकाली थी चाहे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान की विधानसभा में कि हारी हुई सीटों का ऐलान किया था, लेकिन उसके विपरीत इस बार फिर चकमा दे के गई पत्रकारों को बीजेपी ने। और आप देखिए बीजेपी ने इस बार जो लिस्ट जारी किया उन तमाम लिस्ट में लगभग सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और जो पूर्व वर्तमान में मंत्री है उन तमाम लोगों की लिस्ट जारी की है। जिन सीटों पे, जैसे छत्तीसगढ़ में मैंने कहा कि हम 2 सीटों पे चुनाव हार चुके थे, उसके अलावा बाकी तमाम सीटों पे बीजेपी को लगता था कि बदलाव करना चाहिए। हमने परसों सीसी के बैठक की चर्चा में भी चर्चा की थी कि हम लोग किस तरह से बीजेपी रणनीति बना रही छत्तीसगढ़ को लेकर, नए चेहरों को तलाश रही है। तो उसमें भी पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को मौका दोबारा नहीं दिया गया। तो ये अटकलें चल रही थी, क्या सरोज पांडे कोरबा चुनाव लड़ेगी या अमित जोगी को वहां भेजा जाएगा, अमित जी कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या तो विलय करेंगे, ये तमाम सवाल थे। उस सवालों के बीच में सरोज पांडे को वहां मौका दिया गया। उसके अलावा आप देखिए कि तमाम सीटों पर, चाहे चांपा का सीट हो या रायगढ़ हो या कांकेर हो, तमाम जगहों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है, सिर्फ 2 लोगों को। और मैंने पहले भी कहा था छत्तीसगढ़ को लेकर कि बीजेपी ने अपनी सर्वे कराई है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट देगी और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विजय बघेल का काम अच्छा था, विधानसभा में बेहतर काम उन्होंने किया। राजनांदगांव से सांसद आते संतोष पांडे, उनका ही बेहतर एक रिपोर्ट था, उनको मौका दिया गया। इसी तरह से तमाम क्षेत्रों पे अलग अलग जो बेहतर काम करते गए उनको मौका देती नजर आई बीजेपी। और बिल्कुल इसी से साथ 4 भोजपुरी कलाकारों पर भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं भरोसा जताया। एक फाइनल कमेंट में जल्दी से चाहूंगा, रायपुर से अरुण भी, आप भी अपनी बात रखें। कुल मिलाकर के जिन नामों को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं?
बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से जो है बस्तर से महेश कश्यप है, सरगुजा से चिंतामणि महाराज है, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, जांजगीर चांपा से जो है कमलेश जागरे, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल, रूप कुमारी चौधरी, सोखम साहू, भोजराज नाग। सबसे पहले जो भोजराज नाम के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये आलोक की ये एक बहुत सीधी सादगी जिंदगी रहती है इनकी क्या है कि ये पूर्व विधायक है, लेकिन इनकी जो जीवन जीने की कला है बिल्कुल सादगी है। जनता के बीच में वैसे ही जाते हैं जिस तरीके से इनकी आम जन इनके पास पहुंच जाए, आम जनता से इनकी सीधी समस्याओं का समाधान कर सके, सीधे समस्याओं जनता के जो अब नेता आप संसद में चुनेंगे और आम जन से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अरुण बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ पंकज वानखेड़े आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अमरेंद्र जी भी जुड़े थे हमारे साथ, अमरेंद्र जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 195 नामों को लेकर के एक एक सीट पर हमने अपने बड़े पैनल के साथ, पत्रकार के साथ, सहयोगियों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की। लगातार हम इन नामों को लेकर के फिलहाल अब जो आने वाली जो सूची है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। नमस्कार।